तो अभी हम लोगों ने 2 दिन जो पढ़ा था वो था प्राणवय स्रोतस और उदकवय स्रोतस पढ़ा था। आज हम लोग अन्नवय स्रोतस की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सारी बीमारियां आती हैं, इसलिए हम लोग इसको 2 दिन में कवर करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 6 बीमारियां हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है अरुचि है, अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, आनाह है, आटोप है और आद्यमान है। ठीक। इससे पहले जो एक अन्नवय स्रोतस की जो बीमारियां होती हैं, मैं उसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि बाई चांस अगर वहां पे आपसे कोई बीमारी पूछी जा रही है और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप कुछ तो उसके बारे में बता सकें। ठीक। अन्नवय स्रोतस की जो व्याधियां हैं वो ज्यादातर कफ प्रधान होती हैं और ये अग्निमांद्य होने की वजह से होती हैं। ठीक। जो भी अहितकर आहार विहार है उसका जब हम लोग सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर में दोषों की वृद्धि होती है। इन दोषों की वृद्धि के कारण क्या होता है, अग्नि की दुष्टि होती है, यानी अग्निमांद्य हो जाता है। अग्निमांद्य होने से शरीर में आम की उत्पत्ति होती है। ये जो आम होता है ये मार्ग का अवरोध करता है। इस मार्ग के अवरोध के कारण वायु जो है वो विगुणित हो जाती है, यानी जो वायु का जो अपना नॉर्मल पैसेज है या जो नॉर्मल रूट है ट्रेवल करने का, जैसे अपान वायु का जो मार्ग है या उदान वायु का जो मार्ग है, वो क्या है, विगुणित हो जाता है और वो अपने नॉर्मल रूट में ट्रेवल नहीं करती है, जिसके कारण फिर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या है, अन्नवय स्रोतस की जो बीमारियां उनकी कॉमन संप्राप्ति है कि किस तरीके से अन्नवय स्रोतस की व्याधियां होती हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर स्पेसिफिक अगर उन्होंने संप्राप्ति पूछी है वहां पे और आप नहीं जानते हैं, स्पेसिफिक आपको उस बीमारी की नहीं पता है, तो आप इन जनरल ये संप्राप्ति वहां पे बता सकते हैं कि निदान सेवन की वजह से दोषों की वृद्धि से क्या होगा, फिर अग्नि की दुष्टि हो जाएगा, यानी अग्निमांद हो जाएगा। अग्निमांद होने की वजह से क्या होता है, आम की उत्पत्ति होती है। आम क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। इस आम की वजह से क्या है, स्रोतस में अवरोध होगा। स्रोतस में अवरोध होने की वजह से फिर क्या होगा, आप सभी लोग 4 बजे तक क्लास ज्वाइन करेंगे, 4-5 तक, क्योंकि फिर बाद में ना फ्लो एक तरीके से टूटता है बार बार जब सब ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इससे क्या है, स्रोतस में अवरोध होता है। स्रोतस में अवरोध होने की वजह से क्या है, वायु जो है वो विगुणित हो जाती है। ये जो विगुणित वायु है फिर ये शरीर में डिफरेंट बीमारियां जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से फॉलो होगा। तो ट्रीटमेंट में क्या है, हम जान रहे हैं, एक तो आम और दूसरा क्या है, वायु जो है वो विगुणित हो गई है। ठीक। तो आम को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, संशोधन चिकित्सा में हम वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं, बस्ती करा सकते हैं, स्नेहन करा सकते हैं, स्वेदन करा सकते हैं, अभ्यंग करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे अरुचि है तो उसमें हम लोग कवल धारण कराते हैं ना, या फिर क्या कहते हैं, मुख में जो अच्छा टेस्ट, मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो सुगंधित द्रव्य हैं उनका सेवन करवाते हैं। ठीक। उसके साथ ही साथ हम जो वायु विगुणित हो गई है उसको ठीक करने के लिए फिर हम, और हाँ, आम के ही लिए हम और क्या करते हैं, दीपन पाचन चिकित्सा करते हैं। दीपन क्या होता है, अग्नि की वृद्धि के लिए होता है। जब अग्नि की वृद्धि होगी तो जो आम है उसका क्या है, डाइजेशन होगा, और जब आम क्या है डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या, फिर हम दीपन क्या पाचन कराते हैं, ताकि जो बचा हुआ प्रपोर्शन है वो भी क्या है, वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, आम के लिए संशोधन चिकित्सा में वमन, विरेचन, बस्ती, ठीक है, वर्ती या स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, ये सब कुछ किया, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे। तो इससे क्या होगा, आम जो है वो ठीक हो जाएगा। जो दूसरा जो प्रॉब्लम कर रहा था वो क्या था, वायु जो विगुणित हो रही थी, तो वायु जो विगुणित है उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, वायु का अनुलोमन। वायु का अनुलोमन का मतलब क्या होता है, जो वायु का नॉर्मल रूट है, यानी जो उसका नॉर्मल पैसेज है, यानी जैसे उदान वायु है तो उसका क्या है, वो मुख मार्ग से निकलती है ना, या पान वायु है तो वो क्या है, गुदमार्ग से वो निकलती है। तो वायु को उसका जो नॉर्मल पैसेज है, यानी जो नॉर्मल रूट है, उस मार्ग से उसे क्या है, ट्रैवल करवाना, वो हम करेंगे। तो दूसरा ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, वायु का अनुलोमन करेंगे। ये क्या है, मैं चिकित्सा सूत्र बता रही हूं आपको। ठीक है। एक तो क्या, आम के पाचन के लिए, आम के लिए हम लोग क्या करेंगे, संशोधन चिकित्सा प्लस दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे, और वायु का अनुलोमन करेंगे। वायु विगुणित है इसलिए हम लोग क्या, दूसरा चिकित्सा सूत्र क्या होगा, वायु का अनुलोमन करेंगे। वायु अनुलोमन उस जगह पे होगा उन व्याधियों में अन्नवय स्रोतस की जहां पे क्या है, वायु इन्वॉल्व है, जैसे कि आनाह में, आद्यमान में और आटोप में। ठीक है। तो अब हम लोग एक एक बीमारी लेके शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आगे का मैं आपको जो ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसमें अन्नवय स्रोतस में जैसा कि मैंने बता दिया कि मेनली क्या, अग्निमांद्य होता है। ठीक। और कफ की प्रधानता होती है और कहीं कहीं वायु इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें जो मेडिसिन यूज होती हैं वो भी ऑलमोस्ट क्या, सेम यूज होती हैं।
अगर जैसे कि हम मैंने कहा दीपन पाचन के लिए, तो दीपन में क्या है, चित्रक श्रेष्ठ होता है, ठीक है। या पाचन में क्या होता है, नाग केसर श्रेष्ठ होता है ना। और जो दीपन पाचन दोनों करता है वो क्या होता है, चित्रक होता है। पाचन के लिए नाग केसर होता है, और दीपन के लिए क्या होता है, मिश्री यानी कि सौंफ होता है। तो हम लोग क्या है, जो कॉमन मेडिसिन है वही क्या है इस पूरे उसमें यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको भी लास्ट में बता दूंगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहले अरुचि से, ठीक। अरुचि का सिंपल मीनिंग क्या है कि भोजन में रुचि ना होना, यानी कि स्वादिष्ट भोजन है या अच्छा भोजन है वो सामने रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी खाने की इच्छा ना करना, भोजन करने की इच्छा ना करना क्या कहलाता है, अरुचि कहलाता है, ठीक। ये क्या है, त्रिदोषज व्याधि है जिसमें कफ प्रधान होता है, और साथ ही साथ इसमें मानसिक दोष भी इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या है, त्रिदोषज व्याधि, कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, और इसमें साथ में क्या मानसिक दोष भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि कल मैंने तृष्णा में बताया था कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हम वहाँ इंटरव्यूअर को नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए आंसर दे सकते हैं। वैसे ही अरुचि भी क्या है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, कभी ना कभी सबके साथ होता है कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही होती है, तो उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कारण होता है, ठीक। जैसे कि क्या है, अगर दिन में ज्यादा खाना खा लिया तो फिर भूख नहीं लग रही है, या रात में ज्यादा खाना खा लिया था वो अभी तक पचा नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें खाना खाने का मन नहीं होता, फूड पॉइजनिंग हो जाती है जैसे। या मनपसंद खाना नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है खाना वो बनाया गया है तो हम वो खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या निदान वही कॉमन चलेंगे जो मैं अपने पिछले 2 क्लासेस से बताती आ रही हूँ कि अहितकर आहार विहार का सेवन करने से, अधिक मात्रा में भोजन करने से, बहुत कम भोजन करने से, ठीक है, या बिना खाना पचे दोबारा भोजन कर लेने से, ठीक है, अध्यशन जिसे बोलते हैं, ठीक। या फिर क्या है, रात्रि जागरण करने से या दिन में सोने से। और इसके साथ ही साथ अरुचि में क्या मानसिक कारण भी होते हैं, जैसे क्या है, भय है, शोक है, चिंता है, ठीक है, किसी चीज का कल एग्जाम है तो एक दिन पहले भूख लगना बंद हो जाती है, टेंशन होती है दिमाग में, ठीक है, भय होता है, चिंता होती है। या कोई ऐसी चीज है जो बहुत प्यारी थी वो छूट गई है हमसे, या कुछ घर में कुछ ट्रेजेडी है, तो यानी शोक है, तो उसकी वजह से भी क्या भूख नहीं लगती। तो ये क्या है, अरुचि के क्या निदान हो गए कॉमन, ठीक है। अहितकर आहार विहार है, अति मात्रा में भोजन करना है, या रूक्ष भोजन करना है, या फिर शोक है, चिंता है, भय है, ये थकान है बहुत ज्यादा, इन सब वजह से क्या है भूख ना लगना, इसे क्या है अरुचि कहते हैं। अब अरुचि क्या है, त्रिदोषज व्याधि है, इसमें कफ और मानसिक दोष है वो क्या होता है, प्रधान होते हैं, ठीक। अरुचि की अगर हम लोग बात करें, अरुचि के टाइप्स की बात करें तो इसके 5 प्रकार का होता है ये, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज में समझ में आ रहा है कि दोषों की वजह से है, और आगंतुज जो है वो क्या है, मानसिक कारणों से जो हो रहा है, कोई आगंतुक कारण यानी शोक है, भय है, चिंता है, इसकी वजह से जो अरुचि हो रही है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट वही होगा निदान परिवर्जन, यानी कि जिस भी वजह से ये व्याधि हो रही है उसका क्या है, हमें उन निदानों का क्या है, परित्याग करना है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें सत्ववजय चिकित्सा करनी है, क्योंकि इसमें क्या मानसिक दोष इन्वॉल्व है। तो सत्ववजय क्या होता है, जो मानस रोगों की चिकित्सा होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, सत्ववजय चिकित्सा बोलते हैं। तो इसमें हम क्या है, सत्ववजय चिकित्सा करेंगे। तीसरा क्या, इसमें आश्वासन चिकित्सा, अगर कोई क्या है भय की वजह से खाना नहीं खा रहा, या किसी को शोक है, या किसी को चिंता है, या किसी को क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पीड़ा है, इसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा है, दर्द हो रहा है उसकी बॉडी में कहीं, तो ऐसे में हम क्या आश्वासन चिकित्सा, यानी कि पेशेंट को क्या समझाएंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे प्रॉपरली, है ना, कि वो प्रॉपर डाइट ले, इस तरीके से उसे आश्वासन चिकित्सा करेंगे उसकी, ठीक। और इसके बाद क्या है, जो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए, मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए क्या है, जो सुगंधित द्रव्य, जो मुंह का स्वाद बदलने वाली जो अच्छी चीजें हैं वो उसको धारण करवाएंगे, ठीक। जैसे कि तेजपत्र है, लवंग है, इस तरीके से क्या उसके मुंह के रस का जो टेस्ट है, रस है यानी कि जिसका टेस्ट है मुंह का, वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कवल धारण भी इसी में बताया गया, ये सब करवाएंगे। अब मैं जो इसकी संशमन औषधि है, जैसे जो योग है वो मैं एक साथ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इन सभी बीमारियों के क्या है, संशमन योग जो है वो कॉमन है, ठीक। इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं अग्निमांद की। तो अग्निमांद भी क्या है, त्रिदोषज व्याधि है, और इसमें भी क्या कफ प्रधान होता है, यानी अग्निमांद क्या है, कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। संप्राप्ति वही है, निदान सेवन, दोष वृद्धि, इसकी वजह से क्या होता है, अग्नि की दोष होती है। खाने का क्या है, सही से डाइजेशन नहीं हो रहा, आम की उत्पत्ति है, और अग्निमांद हो रहा है, ठीक है, यानी खाने का सही से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक। अग्निमांद जो है वो 3 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, यानी वातज अग्निमांद हो सकता है, पित्तज अग्निमांद है, और कफज अग्निमांद है। इसमें जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी वही है, निदान परिवर्जन करेंगे सबसे पहले हम लोग। फिर अग्निमांद है तो यानी हमें अग्नि की वृद्धि करनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे,
ठीक। और जो मैंने बताया था संशोधन चिकित्सा में वही कि अगर वात है तो इसमें बस्ती कराएंगे, अगर पित्तज अग्निमांद्य तो उसमें विरेचन कराएंगे, और अगर कफज अग्निमांद्य तो उसमें वमन कराएंगे। ठीक है, इसके भी योग में भी साथ में ही बताऊंगी एक साथ। इसके बाद क्या आता है, अजीर्ण है। अजीर्ण भी क्या है, कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। ये इसमें भी कफ की प्रधानता होती है और ये त्रिदोषज व्याधि है। अजीर्ण के जो भेद हैं वो हैं आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, दिनपाकी अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण। तो आमाजीर्ण नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कफ की प्रधानता होगी। विदग्धाजीर्ण क्या है, विदग्ध क्या है, पित्त का लक्षण है, तो पित्त पित्त की प्रधानता से क्या होगा, विदग्धाजीर्ण होगा। विष्टब्धाजीर्ण जो है वो वात की प्रधानता से होता है। रसशेषाजीर्ण जो होता है, जैसे खाना जो है पूरा खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ फीकल मटेरियल बचता है, यानी कि पूरा खाना डाइजेस्ट होने के बाद भी कुछ पार्ट जो है उसका बच जाता है, जो कि क्या है फिर बजा के क्या स्टूल का फॉर्मेशन करता है, फीकल मैटर बनाता है। तो इसे ही क्या रसशेषाजीर्ण बोलते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो डाइजेशन के बाद भी बच जाता है, उसे क्या बोलेंगे, रसशेषाजीर्ण बोलेंगे। इसके बाद क्या है, दिनपाकी अजीर्ण। तो दिनपाकी अजीर्ण का मतलब है कि खाना आज हमने खाना खाया तो उसका डाइजेशन आज ना होके कल हो रहा है, यानी कि एक दिन के बाद डाइजेशन हो रहा है, अगली सुबह हो रहा है या दोपहर में हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिनपाकी अजीर्ण बोलेंगे। और प्राकृत अजीर्ण का मतलब क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के तुरंत बाद क्या है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, खाने को डाइजेस्ट होने में क्या है 3 to 4 आवर्स का समय लगता है। तो जो खाने के बाद जो प्राकृत अवस्था है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर तक क्या अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत अजीर्ण बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या अजीर्ण के टाइप्स हैं, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, प्राकृतजीर्ण और दिनपाकी अजीर्ण। इसकी चिकित्सा में भी सेम वही चलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निदान परिवर्जन करेंगे, फिर जो विदग्धाजीर्ण है उसमें क्या वमन कराएंगे, विष्टब्धाजीर्ण में क्या है हम लोग वात की प्रधानता इसलिए क्या है वायु का अनुलोमन करेंगे। ठीक है, रसशेषाजीर्ण में क्या है रोगी को विश्राम कराएंगे, आराम करने के लिए उससे कहेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या है फिर वही दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे, और जो संशमन चिकित्सा है वो मैं लास्ट में भी बता दूंगी एक साथ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या आता है, आनाह, आद्यमान और आटोप। ये तीनों मैं एक साथ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या वात की प्रधानता है, आनाह में, आद्यमान में और आटोप में। अभी तक जैसे हमने देखा था अरुचि में, अग्निमांद में और अजीर्ण में क्या था, कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि थी। ये तीनों कैसी थी, कफ की प्रधानता वाली त्रिदोषज व्याधि थी। ठीक, अभी जो हम बात करें आनाह की, आद्यमान की, आटोप की, ये क्या वात प्रधान व्याधियां हैं, इनमें क्या है वात की प्रधानता है। तो आनाह का मतलब क्या होता है कि जो वायु है वो उसका जो अपने स्थान से, जिस स्थान से जैसे अपान वायु है उसे गुदमार्ग से बाहर निकलना चाहिए तो वो नहीं निकल पा रही है, और ना वायु जो है वो किसी भी मार्ग से क्या है बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही है, और वो अंदर ही बॉडी के अंदर ही क्या संचारित हो रही है, तो उसे क्या है आनाह बोलते हैं। तो आनाह की बात करें तो ये क्या है दो प्रकार का होता है, एक होता है आमज आनाह और दूसरा होता है पुरीषज आनाह। ठीक, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, इसमें वही निदान परिवर्जन सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि हम सबसे पहले निदान परिवर्जन करेंगे। फिर अगर आमज आना है यानी कि कफ की प्रधानता वाला आमज आना है, तो आमज आना का मतलब क्या है कि खाना जो स्टमक में ही है ना, वहीं पे इसे मॉडर्न में अगर कोरिलेट करें तो पाइलोरिक स्पाज्म से कोरिलेट करते हैं कि स्टमक जो है उससे आगे खाना प्रोसीड ही नहीं कर पाया, वहां पे डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। और पुरीषज को हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटेस्टीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है, उनमें जो पाइलोरिक जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होता है वो क्या है और वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है। जबकि आमज आना का मतलब क्या है, स्टमक जो है वहां पे प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो पाया है। ठीक, तो जो आमज आना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वमन कराएंगे, स्वेदन करेंगे, है ना, अभ्यंग करेंगे और दीपन करेंगे। इसके बाद जो पुरीषज आना है, पुरीषज आना के लिए जैसा कि मैंने बताया ये क्या है, इसे मॉडर्न में अगर कोरिलेट करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि खाना क्या है स्टमक से इंटेस्टाइन में आ चुका है, लेकिन अब इंटेस्टाइन में जो प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए इंटेस्टाइन का वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसे क्या है, ये पुरीषज आना हो जाएगा। ठीक है, तो पुरीषज आना में और डाइजेशन ना होने की वजह से क्या फिर वो जो वायु विगुड़ित हुई है वो कहाँ पे आके विगुड़ित हुई है, पुरीष वायु का जो विगुड़ित हुई है वो क्या है इंटेस्टाइन में आके वो क्या है विगुड़ित हो रही है, मतलब अपने मार्ग से वो क्या भटक गई है और पूरे बॉडी में फिर क्या मूव कर रही है। ठीक, तो जो आमज आना है उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया, इसमें हम लोग वमन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, और पुरीषज आना में हम लोग क्या है वायु का अनुलोमन कराएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या है बस्ती देंगे, विरेचन कराएंगे, स्वेदन है, नस्य है, वर्ती है, इन सब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आमज आना और पुरीषज आना का ट्रीटमेंट है।
ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आद्यमान की। ठीक। आद्यमान भी क्या है, वात प्रधान व्याधि है। आद्यमान के क्या दो भेद होते हैं, एक क्या होता है आद्यमान और दूसरा क्या होता है प्रत्याद्यमान। तो आद्यमान का मतलब क्या है, जब पक्वाशय में वायु का संचय, यानी वायु जो है वो कहाँ एकत्रित हो रही, पक्वाशय में हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आद्यमान बोलेंगे। और जब वायु जो है वो आमाशय में इकट्ठी हो रही है, वायु का संचय कहाँ हो रहा है, आमाशय में हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रत्याद्यमान बोलेंगे। तो अगर इसे हम लोग कहें तो जो आद्यमान है उसे हम लोग पुरुष जाना से कोरिलेट कर सकते हैं, और जो प्रत्याद्यमान है मतलब इसका जो चिकित्सा है वो मैं बता रही हूँ, और जो प्रत्याद्यमान है उसे हम लोग क्या है, आमज आना आना बोल सकते हैं, आमज आना का उसमें ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो रहने दीजिए, इस तरह मत समझिए। आद्यमान का मतलब क्या है, पक्वाशय में वायु का संचय हो रहा है, और प्रत्याद्यमान का मतलब क्या है, आमाशय में वायु का संचय हो रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आद्यमान है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वायु का अनुलोमन, पक्वाशय में है, यहाँ पे वायु का संचय हो रहा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वायु का अनुलोमन कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर इसमें हम लोग क्या दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे। ठीक है, लंघन कराएंगे। और जो प्रत्याद्यमान है इसमें क्या आमाशय में वायु का संचय हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या वमन कराएंगे, दीपन पाचन यहाँ भी कराएंगे, अब तर्पण कराएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट चल रहा है सबका वही चल रहा है कि संशोधन चिकित्सा चल रही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बता दी थी एक बार में कि भाई संशोधन चिकित्सा, इसमें वमन, विरेचन, बस्ती, स्वेदन, अभ्यंग सब कुछ आएगा, और इसके बाद क्या दीपन पाचन चिकित्सा होगी और वायु का अनुलोमन होगा। इसके बाद क्या है, आटोप है। आटोप का मतलब क्या होता है कि वायु जब पेट में गुड़गुड़ाहट करती है, गुड़गुड़ की ध्वनि उत्पन्न होती है वायु की वजह से पेट में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदर में गुड़गुड़ की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसे क्या है, आटोप कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या वात प्रधान है। ठीक, आटोप में इसके भेदों का वर्णन नहीं किया गया है, इसका ये बहुत ही छोटा सा दे भी रखा है, सेकंड पार्ट जो बुक है वो आप देखेंगे एक पेज में इसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग क्या है, क्योंकि वायु की वजह से हो रही है और इसमें मेनली क्या है, वात की प्रधानता है, पेट में क्या गुड़गुड़ाहट कर रही है, तो अगर हम लोग वायु का अनुलोमन करा देंगे, यानी वायु को उसके मार्ग से बाहर निकाल देंगे, तो जो आटोप है वो क्या है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो 6 बीमारियां थी अन्नवय स्रोतस की वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब इसमें मैंने जो संशमन योग हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग संशोधन चिकित्सा में, या जो इसका चिकित्सा सूत्र था वो क्या था, तो चिकित्सा सूत्र में क्या था, वमन, विरेचन, बस्ती, अभ्यंग, स्वेदन, वर्ती, है ना, ये सब कुछ था। इसके बाद क्या था, दीपन पाचन चिकित्सा कर रहे थे। तो हमें जैसे पता है कि दीपन द्रव्य कौन क्या होते हैं, क्या कोई बताएगा कि दीपन द्रव्य क्या होते हैं। कल मैंने ये नोट्स भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ, ये वाले कि जो जिसमें एक साथ ही पूरा दीपन पाचन ये सब लिखे हुए थे। मैम जो केवल अग्नि को बढ़ाए उसे दीपक कहते हैं। जी, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मतलब द्रव्य जो है सौंफ, सौंफ, मिसी या सौंफ। जी। और पाचन द्रव्य क्या होते हैं बॉस, पाचन जो है अग्नि को तो जो है केवल पचाए, जो है अग्नि को बढ़ाए नहीं, उसे पाचन कहते हैं। जी बॉस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नाक केसर। नाक केसर, नाक केसर। जी बॉस। तो जो ये एग्जाम्पल है ना दीपन पाचन वाले, इसी से हम लोग क्या है ट्रीटमेंट निकालेंगे। जैसे कि दीपन द्रव्य क्या होते हैं, ये क्या है सिर्फ अग्नि को बढ़ाते हैं, पाचन का काम नहीं करते। जबकि पाचन द्रव्य क्या होते हैं, ये केवल डाइजेशन करते हैं और ये अग्नि को नहीं बढ़ाते। इसी तरह के दीपन पाचन यानी कि ऐसे द्रव्य जो अग्नि को भी बढ़ाते हैं और डाइजेशन भी करते हैं, उन्हें क्या दीपन पाचन बोलते हैं, जैसे कि चित्रक। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या है अब अपनी मेडिसिन बनाते हैं। हमें यहाँ पे क्या दीपन पाचन चिकित्सा करनी है, और जहाँ विरेचन करना है तो विरेचन औषधियाँ हम लोग जानते ही हैं कि कौन सी होती हैं। तो दीपन पाचन के लिए हम लोग क्या है, सबसे पहले क्या चित्रक है, दीपन पाचन दोनों काम करता है, तो हम लोग क्या है चित्रक आदिवटी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप में से जो लोग ये लिखना चाहें, अब मैं पहले बता दे रही हूँ, फिर मैं धीरे धीरे बोल दूंगी, तो आप लोग ये मेडिसिन लिख लीजिएगा जिनके पास बुक नहीं है। तो हम लोग क्या है चित्रक आदिवटी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, फिर हिंगवादिवटी का प्रयोग कर सकते हैं, गंधकवटी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब क्या दीपन पाचन कराते हैं। फिर वायु का अनुलोमन करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या है लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, पंचसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कल भी मैंने कहा था जहां विरेचन आ रहा है वहां पे हम लोग क्या विरेचन वाले जितने मेडिसिन है वो सब बता सकते हैं। इच्छा भेदी रस बता सकते हैं, त्रिफला चूर्ण बता सकते हैं, पंचसकार चूर्ण बता सकते हैं, इसबगोल की भूसी बता सकते हैं ना कि उसका यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम लोग हरित की चूर्ण बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या हम लोग आद्रक स्वरस दे सकते हैं।
फिर क्या, और किसके साथ क्या, कुमार यासव कल मैंने बताया था, कुमार यासव का रोगाधिकार क्या, उदर रोग होता है। तो ये क्या अन्नवय स्रोतस यानी पेट की बीमारी है, तो हम इसका क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कुमार यासव यहाँ पे दे सकते हैं पेशेंट को। तो ये क्या, ये कॉमन मेडिसिन है जो कि हम लोग क्या है, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, चाहे वो आना पूछे, आद्यमान पूछे, आटोप पूछे, अरुचि पूछे, अग्निमांद्य पूछे, अजीर्ण पूछे, ये क्या है, ये इन छह, और ये सिर्फ इन छह की नहीं है, ये अभी हम लोग आगे जब ग्रहणी पढ़ेंगे या फिर दूसरी जो अन्नवय स्रोतस की बीमारी पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉमन है कि अन्नवय स्रोतस की बीमारियों में क्या अग्निमांद्य है, तो हम लोग ऐसी मेडिसिन का यूज करेंगे जिससे क्या अग्नि की वृद्धि हो और जो आम है उसका पाचन हो सके और वायु का अनुलोमन हो सके। तो हमें 3 मेडिसिन याद रखनी है, ऐसी दवाएं जो वायु का अनुलोमन करती हूँ, ऐसी मेडिसिन जो दीपन पाचन करती हूँ, उन्हीं मेडिसिन के नाम हमें अन्नवय स्रोतस की सभी बीमारियों में बता देने हैं। ये वहां पे क्या है, करेक्ट बैठेगा या फिट बैठेगा, वहां पे आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेडिसिन है मैं उनका एक बार नाम बता देती हूँ, आप लोगों में से जो भी नोट डाउन करना चाहे वो नोट कर सकता है। इन सभी बीमारी के लिए वो कॉमन मेडिसिन हैं। चित्रकादिवटी, हिंगवादिवटी, अग्नितुंडीवटी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, कुमार यासव, आद्रक स्वरस। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमन मेडिसिन है, ये अगर आप अन्नवय स्रोतस की किसी भी बीमारी में बताएंगे तो वहां पे आपकी ये क्या है, काम कर जाएंगी, क्योंकि ये सब क्या है, वायु का अनुलोमन करने वाली और दीपन पाचन करने वाली मेडिसिन हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूं। चित्रकादिवटी, हिंगवादिवटी, अग्नितुंडीवटी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, आद्रक स्वरस, अभयारिष्ट, कुमार यासव। ठीक है, तो मैंने ये आपको 8-10 मेडिसिन बताई। अगर आप लोग बुक देखेंगे सेकंड पार्ट काय चिकित्सा का, तो उसमें और भी मेडिसिन दे रखी हैं, जैसे कि अजीर्ण है तो उसमें अजीर्ण कंटक रस दे रखा है, अग्नि कुमार रस दे रखा है, अग्नि संदीपन रस दे रखा है, ठीक है, नाराज चूर्ण दे रखा है, या फिर आरोग्यवर्धनी वटी तो मैंने बोला ही था, कुछ भी मेडिसिन कोई भी वटी कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो फिर आरोग्यवर्धनी वटी तो बोल ही सकते हैं, वो कुष्ठ से लेके यकृत विकार से लेके और जो ये अग्नि बढ़ाने से लेके बुखार से लेके, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप आरोग्यवर्धनी वटी तो बोल ही सकते हैं, और उसके कंटेंट जरूर साथ में याद कर लें। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पंचसकार चूर्ण है, तो इन सबके मैं एक बार आपको भी एक क्लास में सबके कंटेंट जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके लिखवा दूंगी, तो ये कंटेंट याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ जो मेडिसिन है उनके कंटेंट पूछ लिए जाते हैं जो ज्यादा कॉमन मेडिसिन हैं। तो मैंने आपको ऐसी दवाएं बताई हैं जो कि पूरे जो अन्नवय स्रोतस है उसमें आपके काम कर जाएंगी। ठीक है, जो भी अन्नवय स्रोतस की व्याधियां हैं उनमें डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका भी माइक ओपन है म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये 8-10 मेडिसिन ऐसे बता दी जो अन्नवय स्रोतस की किसी भी व्याधि में अगर आप बताएंगे तो वहां पे आपके लिए क्या ये वर्क कर जाएंगी। इसके अलावा मैंने जैसा कहा कि बुक में और भी दे रखी है, जैसे अग्नि कुमार रस है, अग्नि संदीपन रस है, जीर्ण कंटक रस है ना, या फिर वहां पे अगर हम लोग बात करें चूर्ण वगैरह की तो वहां पे दूसरे जो है वो और बता रखी चीजें। तो अगर आपको दूसरा याद करना है तो आप कर सकते हैं, वो कोई गलत नहीं होगा, जो उसमें मेडिसिन दे रखी है आप उनमें से भी बता सकते हैं। बस ये क्या मैम जो है अग्नितुंडी भट्टी कितनी मात्रा में देंगे, इसमें कुपीलू पड़ा रहता है जैसे, तो इसका डोज क्या हो सकता है? इसकी नॉर्मल मात्रा जो है ये अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए पंडित जी सर। बस नॉर्मली दिन में 2 गोली जो है वो आप बीडी में दे सकते हैं। जो बटी होती है उनकी नॉर्मल डोज जो होता है वो बीडी या टीडीएस में ही होती है। ठीक है, तो दोषों की हिसाब से, मतलब जैसे वहां पे जो आंसर पहले दिया जाता है ये था कि सबसे पहले तो था आयुर्वेद का एक सिद्धांत है पुरुषम पुरुषम वीक्षम करके,
है ना, श्लोक है कि हर मनुष्य की प्रकृति अलग है, इसलिए हर मनुष्य में जो औषध योग की कल्पना है वो भी क्या है, अलग अलग होती है, उसके दोष धातु इन सब पर निर्भर करती है। तो नॉर्मल जो एक चलता है वो होता है कि 2BD या TDS में हम लोग देते हैं। तो दोष के हिसाब से जैसे आप वहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे तो कहेंगे सर मैं जब डायग्नोसिस करता हूँ और पेशेंट की जब मैं पूरा डायग्नोसिस करके हिस्ट्री लेके और उसके जब पहुँचता हूँ उसके दोष धातु को देखते हुए मैं या तो 2BD में या फिर TDS में देता हूँ। नॉर्मली आपसे इस तरीके से डोज वहाँ नहीं पूछी जाती है, ऐसा ये नहीं आपसे, मतलब जो आदर्श पत्र होता है वो नहीं बनवाते हैं, लेकिन हाँ आप पूछ रहे हैं तो मैं उसके लिए बता दे रही हूँ कि BD या TDS में मतलब दे सकते हैं हम लोग। जी नहीं, इसमें से कुपीलू पड़ा है, विष है, तो उससे नहीं इसलिए वो पूछ रहे बस उतनी ही मात्रा में होता है, जैसे जो कंटेंट बनता है ना, जो कल मैंने GMP वाला बताया था एक चीज कि जो ड्रग्स हैं जो कि मतलब जैसे ग्रुप E में आते हैं, जैसे पॉइजनस ड्रग्स हैं या इस तरीके के, तो उनकी कितनी परमिसिबल लिमिट है उन मेडिसिन की, तो वो उसके हिसाब से फिर वो बनाई जाती हैं। हैं। जी जी बॉस। तो ये जो था आज मैंने आप लोगों को जो अन्नवय स्रोतस की है 6 व्याधियां बता दी हैं, ठीक है, कौन कौन सी, अरुचि है, अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, आना है, आद्यमान है और आटोप है। ये व्याधि भले ही आज मैंने 6 बताई हैं आपको, लेकिन जो मैंने मेडिसिन बताई हैं ये मोस्ट ऑफ द जो अन्नवय स्रोतस की व्याधि है उसमें ये सारी मेडिसिन क्या है काम कर जाएंगी। और जो चिकित्सा सूत्र था वो भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या है, निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन क्या, संशोधन चिकित्सा में हम लोग दोष अनुसार क्या है, वमन विरेचन बस्ती का प्रयोग करेंगे, इसके साथ ही साथ स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, अभ्यंग कराएंगे, जरूरत पड़ने पे क्या है फलवर्ती का प्रयोग करेंगे और कवल धारण वगैरह करा सकते हैं जैसे अरुचि में। और इसके साथ साथ हम लोगों को आम को ट्रीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या दीपन पाचन चिकित्सा कराएंगे। और क्योंकि सर वायु विगुणित है तो इसके लिए हम लोग क्या वायु का अनुलोमन कराएंगे। इसके लिए मैं मेडिसिन क्या क्या यूज करता हूँ, तो मैं ये हिंगवादी वटी है, चित्रकादी वटी है, गंधक वटी है, या अग्नितुंडी वटी है, या पंचसकार चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, या कुमार आसव है, या आद्रक स्वरस है, या फिर क्या अभ्यारिष्ट है, या त्रिफला चूर्ण है, या फिर इच्छा भेदी रस है ना, पंचसकार चूर्ण है, ये सब क्या मैं यूज करता हूँ। तो मैंने आपको 10-12 बताया, आपको इतने सारे वहां नहीं बोलने होते, आप नॉर्मली 3-4 बोलते हैं तो उतने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो आज मैंने आप लोगों को अन्नवय स्रोतस की कुछ बीमारियों के बारे में बताया, जिनका कुछ कॉमन जिनमें जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उन सब के बारे में बताया। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और पूरी क्लासेस को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी को ज्वाइन करें और वहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्लासेस किस तरीके से ज्वाइन करनी है वो वहाँ पे बता दूंगी। और जो इन क्लासेस की फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। इसमें आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, जो जिसमें मेरे साथ साथ जो दूसरे सिलेक्टेड डॉक्टर्स हैं जिनका AMO और MOCH में सिलेक्शन हुआ है, वो सभी लोग भी आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, MP के हों या UP के हों या किसी अदर स्टेट्स के, जो भी AMO के लिए यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू प्लस नोट्स, स्टडी नोट्स जो हैं, और मेरी पूरी क्लासेस जो हैं वो आपको फ्री मिलेंगी। इसकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।